नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक पढ़ेंगे मर्डर केस को। मतलब ऐसा केस जहाँ पर चल रही हैं गोलियां भी और विस्फोट भी जो है हुए हैं। तो कुल मिला करके जो आरोपी था उस पर चार्ज था मर्डर का भी, चार्ज था आर्म्स एक्ट का भी, चार्ज था एक्सप्लोजिव एक्ट का भी। अब इतना गंभीर चार्ज हो, कैसे बचेगा भाई आरोपी। तो क्या क्या इस केस में हुआ इसको समझते हैं। फैसला है झारखंड हाईकोर्ट का दिनांक 18 फरवरी 26 का। देखो, जब भी जांच करती है ना पुलिस, तो उनकी सर्टन होती है साइकोलॉजी और सर्टन पॉइंट पर जो है अपनी कार्रवाई को वो करते हैं संपादित। तो कहना यह था भाई पुलिस का, भाई मौके पर ये आरोपी मिल गए, किलर है, इन्होंने फायर कर दिया, इन्होंने जो है बम फोड़ दिया और इनसे जो है बंदूकें मिल गई, बस हो गए जिम्मेदार कानून में ये। मतलब गजब है पुलिस हमारे देश की, क्या जांच करती है, शाबाश, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। तो मतलब इतना इजी अप्रोच, इतना इजी साइकोलॉजी और इतना इजी कलेक्शन ऑफ एविडेंस और फटाफट जो है चार्जशीट कर दिया। भाई आप कोर्ट जाने और आप जानो, मतलब क्या खिलवाड़ होता है विद द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द अक्यूज्ड। पर जब मामला पहुंचता है कोर्ट में तो वहां पर सारा खेल है डिफेंस लॉयर का, क्योंकि डिफेंस लॉयर खासकर मर्डर केस में देखता है क्या है मेडिकल एविडेंस और क्या है स्टेटमेंट और उसकी थ्योरीज क्या होती हैं और क्या होती है साइकोलॉजी डिफेंस काउंसिल की, कि उसको पैदा करना है इनकंसिस्टेंसी इन द स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न विटनेसेस, पहला फायदा, इन द कंसर्न स्टेटमेंट एंड द मेडिकल एविडेंस। दूसरा, तीसरी बात, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, अलामत हैं, उसको भी करना है डाउटफुल, संदेहप्रद, तभी क्लाइंट बचेगा, अदरवाइज क्लाइंट नहीं बचेगा। तो यहां पर डिफेंस की क्या थी स्ट्रेटेजी। कहना यह था कि भाई मेडिकल एविडेंस को देखो, क्या है मेडिकल एविडेंस में। भाई गन चली, गोली निकली, एंटर हुई, एग्जिट हुई, वाउंड बन गया। इसके अलावा कुछ को हुई इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है साहब। जो कॉज ऑफ डेथ है वो है शॉक और है हीमोरेज, जिसका बेसिक कॉज क्या है, फायर आर्म इंजरीज। तो अब जो हुआ है वो तो सो हुआ है, उसमें हम भी क्या बोले। कुल मिला करके प्रोसिक्यूशन ये कहता है डेथ अगर होमोसाइडल है तो है, पर प्रश्न ये बनता है कि ये जो डेथ होमोसाइडल है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वर्तमान आरोपी या कोई और। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि अपराध किसी और ने किया और फंसा दिया बेचारे निर्दोष लोगों को। अब डिफेंस ने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले काम किया विटनेसेस के ऊपर। इनका कहना था डिफेंस का कि देखो भाई ये जो आरोपी हैं कोर्ट के अंदर, इनका फोटो छप चुका है पहले ही अखबार में। जब फोटो छप गया अखबार में बिफोर द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो इसका मतलब क्या है कि हर आदमी ने इनका चेहरा जो है देख लिया। अब इनको इजीली जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और यही इस केस में हुआ कि कुछ गवाह कोर्ट में कहते हैं कि हमने जो कंसर्न आरोपी गण थे उनकी फोटो देख ली थी बिफोर द आइडेंटिफिकेशन। यहां पर हो गया डाउट क्रिएट, प्रॉपर जो है नहीं हुआ है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन परेड। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी एविडेंस होंगे डाउटफुल, सस्पेक्ट, कॉम्प्रोमाइज, वहां पर डिफेंस जो है ले जाएगा फायदा। और डिफेंस मालूम है कैसा होता है आपको, बाज की तरह देखता रहता है भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कहाँ मैं गली बना करके सस्पेक्ट डाल सकता हूँ। जहां सस्पेक्ट करेगा वो एविडेंस को, वहां से ले जाएगा फायदा। अब आप लोग क्या करते हो, जो काउंसिल रखते हो ट्रायल की स्टेज पे, वो कई बार ऐसा होता है कि इफेक्टिव रूप से कानून नहीं जानते। मैं बोलना चाह रहा हूं इस बात को इसलिए, वो जल्दबाजियां करते हैं, वो रखते हैं आपके पक्ष को, जबकि केस कैसे हरे इस पर पहले होनी चाहिए बहस। आपको सोचना है प्रोसिक्यूशन के एंगल से कि वो हमारे पे कितना हमला कर सकते हैं। आप जाते हो कोर्ट में, साहब हम तो निर्दोष है साहब, हमने तो कुछ नहीं करा साहब, हमको सब बरी कर दो, ये हमारा तो कोई रोल ही नहीं है साहब, हमने गोली नहीं मारी साहब, हमने मर्डर नहीं किया साहब। कोई तरीके हैं क्या आर्ग्यूमेंट्स के। भाई ये सोचो इस केस को कैसे हार सकते हैं। अगर हम वकील होते प्रोसिक्यूशन के या हम खुद होते परिवादी, तो हम क्या क्या दुविधाएं पैदा करते डिफेंस के लिए। जो दुविधाएं पैदा करेंगे उस पर तो काम करना है आपको। तो दुविधा नंबर 1 क्या है, मेडिकल एविडेंस। उस पर कितना ही काम कर लो कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाई गोली चली है, जो शरीर में चोटें हैं वो गोलियों की वजह से, लोग मरे भी हैं गोलियों की वजह से, इस पर क्या काम करोगे। तो सारा का सारा अब यहां पर जोर था कंसर्न स्टेटमेंट्स के ऊपर जो कि रिकॉर्ड हुए गवाहों के। तो कुछ गवाह ये कहते हैं कि हमने कंसर्न अक्यूज पर्संस को अखबार में पहले ही देख लिया था बिफोर द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया, इनलीगल। कानून क्या बोलता है कि इनका मुंह जो है ढकना होगा, किसी भी रूप में इनकी पहचान नहीं होनी चाहिए मीडिया में आके। पर यहाँ डिफेंस शायद दिखता है चालाक था, मीडिया पहुंच गई, फोटो खींच ली, अखबार में आ गई और हो गया कार्यक्रम, सस्पेक्ट क्रिएट हो गया। क्लियर है। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहां भी सेम यही हुआ कि जब उनको दिखाया गया भाई ये आरोपित है, कुछ को दिखाया गया भाई, वो कहते साहब हम देख ही नहीं पाए मौके पे, कुछ कहते हैं हमने इनको देखा पीठ से, कुछ कह रहे हैं मौके पे धुआं ही धुआं था, हम तो कुछ देख ही नहीं पाए, कुछ कहते हैं मौके पर हो रही थी काफी भगदड़, हम देख ही नहीं पाए। अरे जब कंसर्न अक्यूज रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहे हैं
और कंसर्न क्रॉस में गवाहों के बयान जो है संदेहप्रद है, तो वो कंफर्म ही नहीं कर रहे हैं हु हैज कमिटेड द एक्ट ऑफ फायरिंग और एक्ट ऑफ एक्सप्लोजन। जब एक्ट ही कंफर्म नहीं है तो भले ही कितना ही मैंसरिया हो, कन्विक्ट आरोपी हो सकता ही नहीं है। हम सब जानते हैं 2 एलिमेंट आवश्यक है, मैंसरिया और एक्टस रिया। क्लियर है? अगर मैंसरिया है पर एक्टस रिया नहीं है तब भी केस पे, एक्टस रिया है मैंसरिया नहीं है तब भी केस पे। तो यही काम किया डिफेंस ने यहाँ पर। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने माना कि जहां पर प्रॉपर जो है जांच नहीं हुई है, मुलजिम जो है पहले हो गया आइडेंटिफाई, मुलजिम जो है गलत तरीके से हुआ आइडेंटिफाई, मीन्स उनका अखबार में फोटो आ गया। क्लियर है? सभी व्यक्तियों ने उनको देख लिया, तो उनका जो आइडेंटिफिकेशन है उसे प्रॉपर नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा गवाहों के बयानों में जो है इनकंसिस्टेंसी है, लेक ऑफ कॉरोबोरेशन है, और कोई गवाह नहीं आया पब्लिक में से जो पहचान सके आरोपियों को कि भाई ये फायरिंग कर रहे थे, या ये एक्सप्लोजन इनके हाथ में था, या ये लोग मर्डर कर रहे थे। जब तक स्पेसिफिक एविडेंस फाइल पे नहीं होगी, कनेक्टिंग एविडेंस फाइल पे नहीं होंगी, तो ऐसे सिनेरियो में अक्यूज को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने जो है बरी कर दिया। तो कुल मिलाकर के प्रिंसिपल्स क्या है गाइडिंग, खासकर मर्डर केस में? सबसे पहली बात ये असर्टेन करना है द कंसर्न्ड पर्सन हु इज अक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम। नंबर 2, उसने एक्ट किया है। नंबर 3, उसका है कॉरोबोरेशन। और चौथी बात, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। अगर यहाँ पर कुछ भी ग्लिच आएगा या स्थितियां जो है कॉम्प्रोमाइज होंगी, तो आपको डायरेक्टली इसका फायदा मिल जाएगा। तो जब भी केस को लड़ रहे हैं, इसके लाइट में पढ़ें चार्जशीट को, पढ़ें केस को, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट एज पर लॉ।